welcome viewers and students. Today we are going to do paper 024852 of our series. हमारे प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आज हम प्रश्न पत्र संख्या 52 करने जा रहे हैं. प्रश्न पत्र संख्या 52 आपकी स्क्रीन पर. अब पहला सवाल, हमें एरर पहचाननी है दिए हुए वाक्य में. They will discuss the problems parents have with their offsprings. हमारा आंसर होगा सी. शब्द ऑफ स्प्रिंग का अर्थ है संतान. संतान एक हो चाहे 10 हो, अनचेंज्ड फॉर्म रहती है. ठीक वैसे ही जैसे शब्द शीप सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसा रहता है. एक भेड़ शीप है, 100 भेड़ें भी शीप हैं. संतान एक हो या अधिक, ऑफ स्प्रिंग है. दे विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स. वो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो पेरेंट्स को अपनी संतान से लेकर है. हमारा उत्तर होगा सी. अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 77 आपकी स्क्रीन पर. अब Their distress had no effect on him as he was determined to have his pound of flesh. आपके हिस्सा या आपके हिस्से का जो फायदा है किसी डील में, ट्रांजैक्शन में, उसे कहते हैं योर पाउंड ऑफ फ्लैश. डिस्ट्रेस का अर्थ है तकलीफ. उन लोगों की तकलीफ का उस पर कोई असर नहीं था क्योंकि वो तो डिटरमिन्ड था, पक्का इरादा किए हुए था अपना हिस्सा लेने को. एरर कहाँ है? एरर यहाँ है. अफेक्ट नहीं, Their distress had no effect on him. इफेक्ट एक नाउन है जिसका अर्थ है असर अथवा प्रभाव, जबकि अफेक्ट का अर्थ है प्रभाव डालना या असर डालना. तो उस पर कोई असर नहीं था. सही शब्द अफेक्ट नहीं, इफेक्ट होगा और हमारा ऑप्शन बी सही आंसर होगा. अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 78. अब फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है. द कॉलमनिस्ट वॉज वेरी जेंटल when he mentioned his friends, but he was bitter and even dash when he discussed people who irritated him. Gentle का अर्थ है भद्र स्वभाव का, अच्छे स्वभाव का. जो कॉलमनिस्ट या स्तंभकार या अखबार में लिखने वाला लेखक बहुत भद्र स्वभावी अच्छा था जब वो बात करता था, मेंशन करता था अपने दोस्तों को. पर वो काफ़ी बिटर, कड़वाहट भरा होता था. एंड इवन असरबिक. असरबिक का अर्थ है बातों में बहुत कटुता या तीक्ष्णता लिए हुए बड़ा कड़वाहट या कटुतापूर्ण हो जाता था. व्हेन ही डिस्कस्ड, जब वो किन के बारे में बात करता था? पीपल हु इरिटेटेड हिम. लोग जो उसे चिढ़ाते थे, उसे बुरे लगते थे. लकोनिक का अर्थ है कम शब्दों का इस्तेमाल करने वाला. अल्पभाषी. मेरे लंबे चौड़े निवेदन पर उसने एक शब्द में कहा सॉरी. टू माई लॉन्ग रिक्वेस्ट ही सेड लैकोनिकली सॉरी. तो लैकोनिक है कम शब्दों में बात करने वाला. अल्पभाषी, बहुत छोटा. रिमोर्सफुल है पछताता हुआ, ग्लानी से भरा हुआ. अब रिमोर्सफुल है तो आपको पश्चाताप है, ग्लानी है. स्टोइकल अथवा मात्र स्टोइक भी पर्याप्त है. स्टोइक वो व्यक्ति है या स्टोइक वो तरीका है जिसमें आप पीड़ा से अप्रभावी रहते हैं. दुख तकलीफ से आप खुद को प्रभावी नहीं होने देते. आप स्टोइक या स्टोइकल है. प्रश्न संख्या 80 आपकी स्क्रीन पर. अब शब्द वॉइड का अर्थ है रिक्तता, वायु शून्यता. हमें इसका सिनोनिम बताना है. वैक्यूम का अर्थ है रिक्तता, वो जगह जहां वायु भी नहीं है. VACUUM. अन्य ऑप्शन अवश्य देखें. रेयर दुर्लभ है, स्केर्सिटी कमी है, और विगर का अर्थ है ऊर्जा, उत्साह, जोश, मेहनत, ताकत. अगर आप विगर से काम करते तो पूरी शक्ति, पूरी ताकत, पूरे उत्साह के साथ कार्य कर रहे हैं. उत्तर हमारा वैक्यूम होगा. आगे बढ़ते हैं. अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर. फिर से हमें सिनोनिम बताना है. प्रश्न शब्द एक्वेबल का. एक्वेबल का अर्थ है पीसफुल या शांत. उपलब्ध ऑप्शंस में हमारा उत्तर होगा ट्रैंक्विल. ट्रैंक्विल का अर्थ है शांत. अन्य ऑप्शंस देखें. डेंजरस, खतरनाक है. टेम्परामेंटल का अर्थ है तुनक मिजाज, जो जल्दी से किसी चीज़ पर गुस्सा हो जाए, आसानी से प्रतिक्रिया देने लगे, नाराज हो जाए, टेम्परामेंटल. और फ्यूरियस का अर्थ है क्रुद्ध या क्रोधी. अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 81 आपकी स्क्रीन पर. हमें ओपोजिट बताना है प्रश्न शब्द कन्फेस का. कन्फेस का अर्थ है अपना अपराध स्वीकार करना, किसी दोष या गलती को मान लेना. उल्टा होगा रेप्यूडिएट. रेप्यूडिएट का अर्थ है किसी चीज़ की सत्यता से इनकार करना, उसे खारिज करना. आप मेरे दावे को रेप्यूडिएट करते हैं तो उसके सच होने से इनकार करते हैं, उसे खारिज करते हैं. अन्य शब्दों का अवश्य देखें. डिस्करेज का अर्थ है हतोत्साहित करना, डिक्रीज कम होना, और डिसेंट का अर्थ है असहमति या डिसएग्रीमेंट. अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर. प्रश्न संख्या 82.
शब्द है फार्सिकल, हमें इसका ऑपोजिट बताना है, विलोम शब्द बताना है। फार्सिकल का अर्थ है नाटकीय, हास्यास्पद, क्योंकि फार्स का अर्थ है एक नाटक जो कॉमिकल नेचर का हो, तो फार्सिकल का अर्थ हुआ हास्यास्पद या कॉमिकल। हमें चाहिए विलोम शब्द ऑपोजिट, आंसर होगा सेंसिबल, समझदारीपूर्ण। अन्य ऑप्शंस अवश्य देखें। कॉन्ग्रुइटी का अर्थ होता है किसी चीज से सामंजस्य होना या उसके अनुरूप होना। अगर किसी चीज में दूसरी के साथ कॉन्ग्रुइटी है तो उसके साथ तालमेल है, सामंजस्य है, उसके अनुरूपता है। स्कॉलरली विद्वान है, विद्वतापूर्ण, और रूरल है, ग्रामीण, आप जानते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 83 आपकी स्क्रीन पर। एक इडियमैटिक एक्सप्रेशन रेखांकित है, इसका अर्थ बताना है हमें। ही इज प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स विथ हिज डेड फादर्स वेल्थ। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का अर्थ है फिजूल खर्च करना, मूर्खतापूर्ण तरीके से वेस्ट कर देना। वो अपने स्वर्गीय पिता की वेल्थ या संपत्ति को फिजूल उड़ा रहा है। प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स का अर्थ होगा स्पेंडिंग फूलिशली और अनवाइजली। अन्य ऑप्शन अवश्य देखें। डिलीजेंटली का अर्थ है मेहनत से, सावधानी से। जब आप डिलीजेंटली काम करते हैं तो बहुत परिश्रम और सावधानी, केयर के साथ और मेहनत के साथ काम करते हैं। पार्सिमोनियसली का अर्थ है कंजूसी से, माइजरली तरीके से, कंजूसी से या स्टिंजीली। केयरफुली आप जानते हैं, हमारा उत्तर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 84 फिर से एक इडियम है जिसका हमें अर्थ बताना है। द प्रोजेक्ट टू क्लीन द गेंजिस। गेंजिस क्या है? रिवर गंगा का दूसरा नाम। एंडेड इन स्मोक। अगर कोई चीज एंड इन स्मोक करती है तो अर्थ हुआ सिर्फ धुआं आया, कोई धमाका या विस्फोट नहीं हुआ। तात्पर्य है कि वो चीज़ फ्लॉप हो गई, उससे कोई बहुत प्रभावशाली परिणाम नहीं निकला। एंडेड इन स्मोक, हमारा आंसर होगा यील्डेड नो प्रैक्टिकल रिजल्ट। यील्ड का अर्थ है प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना। कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं आया। अन्य ऑप्शन देखें। कंफ्यूजन आप जानते हैं। लेड टू प्रोटेस्ट का अर्थ है उससे विरोध होने लगे, ये बिल्कुल अर्थ नहीं है। हमारा आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 85 आपकी स्क्रीन पर। अब करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। उपलब्ध ऑप्शंस में सही स्पेलिंग है। पहली प्लीबियन। प्लीबियन का अर्थ होता है साधारण वर्ग से संबंधित, गरीब, लोअर मिडिल क्लास तबके से संबंधित अगर सोच हो, व्यवहार हो, पसंद नापसंद हो, तो वो लाइफस्टाइल, वो टेस्ट, वो तरीका प्लीबियन है। समाज के सक्षम पढ़े लिखे वर्ग को कहते इलीट। इलीट में धनवान, समृद्ध लोग हैं, उनके शौक और प्लीबियन वर्ग के शौक बिल्कुल उल्टे होंगे। आंसर है पहला प्लीबियन, साधारण अथवा गरीब या निम्न तबके से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 86। हमें फिर से सही स्पेलिंग पहचाननी है। आसान प्रश्न है। स्पेलिंग दूसरी सही है, सराउंडिंग्स है, आसपास का माहौल, परिवेश। बाकी तीनों स्पेलिंग्स गलत हैं, उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 87। अ टॉल, स्ट्रॉन्ग और फोर्सफुल वुमन। एक लंबी, शारीरिक रूप से बहुत मजबूत और शक्तिशाली महिला को कहेंगे एमेजन। एमेजन लंबी, चौड़ी, शक्तिशाली महिला है। अन्य ऑप्शंस अवश्य देखें। पिटीट शब्द यूज होता है कोमल शरीर की महिला के लिए जिसका कद काठी भी छोटा ही हो, तो पिटीट है कोमल कद काठी वाली, छोटे कद वाली, सुंदर किंतु कोमल, पिटीट। अन्य दोनों ऑप्शन हेरिडेन और श्रू आपस में पर्यायवाची है, जिनका अर्थ है लड़ाकू स्त्री, स्वभाव से बड़ी उग्र स्त्री। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 88 आपकी स्क्रीन पर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है। अ पर्सन हु सपोर्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल बाई गिविंग मनी। कोई व्यक्ति जो किसी संस्था की सहायता करता है अक्सर धन देकर, उसे कहते हैं पेट्रन। पेट्रन अथवा बेनिफैक्टर, जो किसी संस्था वगैरह को धन दे, प्रायोजित करे उसे। अन्य ऑप्शंस अवश्य देखें। बेनिफिशियरी वो है जिसे पेट्रन से लाभ मिल रहा है, लाभान्वित व्यक्ति आदि। टाइकून है कोई बड़ा उद्योगपति, कोई इंडस्ट्री का बहुत बड़ा व्यक्ति जो बहुत धनवान हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो। बिजनेस टाइकून अक्सर प्रयोग में लिया जाता है, तो टाइकून है कोई बड़ा उद्योगपति, धनवान व्यक्ति। पेट्रियट है राष्ट्रभक्त, देशभक्त। प्रश्न, प्रश्न संख्या 89 आपकी स्क्रीन पर।
चूज द ऑप्शन दैट कैन बी यूज टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट। रेखांकित खंड को जो रिप्लेस कर सके वो आपका आंसर होगा। द अर्लियर बर्ड कैचेस द वर्म। देखिए जो कहावत है वो है द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। जो पक्षी जल्दी उठेगा वो कीड़े पकड़ पाएगा, खा पाएगा। देखिए पक्षी की खुराक है कीड़े, अगर वो सुबह जल्दी निकलेगा तो अधिक कीड़े उसको खाने को मिलेंगे, क्योंकि दिन चढ़ने के साथ, धूप बढ़ने के साथ सारे कीड़े अपने बिलों में चले जाएंगे। इसका भावार्थ क्या है? जो आदमी जल्दी काम शुरू करता है वो फायदे में रहता है, क्योंकि बाद में स्पर्धा बढ़ जाती है, संसाधन महंगे हो जाते हैं, तो जो जागत है सो पावत है। हमारा आंसर होगा द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। पहला उत्तर। अर्लीस्ट बर्ड या अर्ली बर्ड्स नहीं हो सकता, उत्तर होगा पहला ए। प्रश्न संख्या 90 आपकी स्क्रीन पर। अब थ्रू आउट हिस्ट्री, थ्रू आउट मीन्स शुरू से लेकर, इतिहास में शुरू से लेकर बोथ एंशिएंट एंड मॉडर्न, एंशिएंट है प्राचीन, मॉडर्न है नवीन, नवीन प्राचीन, पूरे इतिहास में मैन वॉज फॉन्ड ऑफ वॉर। देखिए मैन प्लूरल है, वॉज नहीं हो सकता। हमारा आंसर उपलब्ध विकल्पों में से होगा मैन हैव बीन। मैन प्लूरल है इसलिए हैव बीन होगा, हैज बीन नहीं। किसी को लगेगा कि क्या हम वर को ऑप्शन मान सकते थे? यदि ऑप्शन होता तो, वर अगर ऑप्शन होता तो भी हैव बीन बेहतर होता, क्योंकि थ्रू आउट का अर्थ है कोई चीज़ भूतकाल से चली आ रही हो। हमारा बेहतर जो इस विकल्प में जो बेहतर ऑप्शन होता है वो विकल्प बनता है हमारा परफेक्ट टेंस, ना कि कंटिन्यूअस। सो थ्रू आउट हिस्ट्री बोथ एंशिएंट एंड मॉडर्न men have been fond of war। fond of है शौकीन, waging war का अर्थ है युद्ध लड़ना। पुरुष जो है वो युद्ध लड़ने के शौकीन रहे हैं। have been बेहतर ऑप्शन है, are has been नहीं हो सकते, वर होता तो भी have been उससे बेहतर ऑप्शन होता। प्रश्न 5 प्रश्नों का समुच्चय क्लोज टेस्ट कहते हैं। करने का सही तरीका है जैसे दिया है वैसे पढ़ें, पहली बार में हल करने की चेष्टा ना करें। Come October and you are burned by the midday sun। The storm and the sizzle is particularly dash as it comes after the relatively cool monsoon months, though it is hot and muggy, that does not dash people from coming out on the streets to dash the traditional festivals। हम समझ गए अक्टूबर की गर्मी के विषय में ये पैसेज है। कम अक्टूबर एंड यू आर बर्न्ड बाय द मिड डे सन। दोपहर के सूर्य को कहते हैं मिड डे सन। जब बहुत तेज गर्मी होती है, अक्टूबर आए तो आप जलने लगते हैं दोपहर के सूर्य से या दोपहर की गर्मी से। द स्टॉर्म एंड सिजल, सिजल का अर्थ है गर्मी, इस पर्टिकुलरली विशेष करके सल्ट्री होती है। सल्ट्री का अर्थ है गर्म, हॉट, काफ़ी गर्म होती है। एज इट कम्स आफ्टर द रिलेटिवली कूल मॉनसून मंथ्स। रिलेटिवली का अर्थ है तुलनात्मक रूप से, और ये गर्मी आती है तुलनात्मक रूप से ठंडे मॉनसून महीनों के बाद। अन्य ऑप्शंस अवश्य देखें। ट्रोमैटिक का अर्थ है कष्टदायक, पीड़ादायक। प्लेजेंट सुखद है, और फैंटेस्टिक है अद्भुत, वंडरफुल। आगे बढ़ें। रिलेटिवली कूल मॉनसून मंथ्स दो इट इज़ हॉट एंड मगी। मगी का अर्थ है ह्यूमिड, ह्यूमिड या नमी अथवा आर्द्रता से भरा हुआ। हालांकि गर्मी और आर्द्रता या नमी या ह्यूमिडिटी बहुत होती है। दैट डज नॉट डैश पीपल फ्रॉम कमिंग आउट ऑन द स्ट्रीट्स। दैट डज नॉट प्रिवेंट पीपल। प्रिवेंट का अर्थ है रोकना। ये रोकती नहीं है, फिर भी लोगों को रोक नहीं पाती बाहर सड़कों पर आने से। अन्य ऑप्शंस अवश्य देखें। ओपोज विरोध करना है, डिनाई है मना करना अथवा वंचित करना, रिजेक्ट है स्वीकार करना। दो इट इज़ हॉट एंड मगी, गर्मी होती है, नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, लेकिन इसके बाद भी ये स्थिति लोगों को रोक नहीं पाती सड़कों पर आने से। टू डैश द ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स, टू वेलकम ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स, कि वो बाहर आएँ सड़कों पर और परंपरागत फेस्टिवल्स या त्योहारों का स्वागत करें। अक्टूबर के आसपास हमारे परंपरागत त्यौहार होते हैं, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली। अन्य ऑप्शंस अवश्य देखें। बॉयकॉट का अर्थ है बहिष्कार करना। मूट बिंदु वो होता है जिस पर विवाद हो, तो विवादास्पद बिंदु मुद्दे को कहते हैं मूट पॉइंट। इनवाइट का अर्थ है न्योता देना, निमंत्रण देना। आगे बढ़े। प्रश्न 94। कमिंग आउट ऑन द स्ट्रीट्स टू वेलकम द ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स एंड इट मस्ट बी शॉपिंग टाइम ऑल्सो। और ये शॉपिंग का भी समय होता है, खरीदारी का भी। कलरफुली डेकोरेटेड शोरूम्स आर डैश दी पासर बाई आर एग्जॉर्टिंग। किसी को कोई चीज़ समझा के निवेदन करना या उस पर
पुरजोर तरीके से समझाइश करना कि ये काम करो, जिसके लिए अंग्रेजी में एक और शब्द है अर्ज। तो एग्जॉर्टिंग या अर्जिंग का अर्थ हुआ वो बहुत खूबसूरत सजे हुए शोरूम लोगों को प्रेरित करते हैं, अपनी ओर बुलाते हैं, समझाते हैं कि ये समय है शॉपिंग का। ड्राइंग का अर्थ है खींचना अथवा कोई ड्राइंग बनाना। फैसिनेटिंग है आकर्षक, और परसू है पीछा करना। तो एग्जॉर्टिंग द पासर बाई, वो एग्जॉर्ट करते हैं। किसी को लगेगा ड्रॉ अपनी ओर खींचते, तो ड्रॉ अपनी तरफ की बात नहीं है, बात है पासर बाई, गुजरने वाले व्यक्ति की। तो उसे प्रेरित करती हैं कि वो खरीदारी करे। टू लेट हिज हेयर डाउन, लेट योर हेयर डाउन का अर्थ होता है रिलैक्स होना। वो गुजरने वाले राहगीर को कहती है थोड़ा रिलैक्स करो भाई। स्प्लर्ज का अर्थ होता है पैसा खर्च करना, कि थोड़ा रिलैक्स करो, कुछ पैसा खर्च करो। एंड टेक अ डैश ऑफ गिफ्ट्स, टेक अ बैग फुल ऑफ गिफ्ट्स, थोड़ा रिलैक्स करो, कुछ खर्च करो और थैला भर के गिफ्ट्स अपनी फैमिली के लिए घर ले जाओ। ये दुकानें उसे प्रेरित करते हुए समझाती हैं। अन्य ऑप्शंस देखें, टोकन आप जानते हैं, लिस्ट आप जानते हैं, सूची और प्लेसमेंट आप जानते हैं। अगले ऑप्शन, इसके आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ऑल द न्यू ईयर्स जस्ट राउंड द कॉर्नर, क्योंकि न्यू ईयर जो है वो इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, मीन्स आने ही वाला है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 96, जम्बल्ड अप सेंटेंसेस हैं, इन्हें सही क्रम में जमाना है। करने का सही तरीका जैसे दिया है वैसे पढ़ें, फिर लिंक बनाएं। टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट मैटर, डिस्पोज ऑफ का अर्थ होता है निस्तारित करना। वेस्ट मैटर, द मॉडर्नाइजेशन वुड रिड्यूस, प्रोवाइड बेटर सैनिटरी फैसिलिटी, सैनिटरी का अर्थ है साफ सफाई से संबंधित। मैन्युअल लेबर, मैन्युअल लेबर है हाथों से किया जाने वाले श्रम। कंसिडरेबली एंड वुड ऑल्सो, हम समझ चुके हैं कि ये साफ सफाई और हाथ से किए जाने वाली लेबर से संबंधित बात है। इसमें सबसे आसान लिंक क्या है, देखिए पढ़ने पे पता चलेगा। एक आसान लिंक बनता है QS और दूसरा लिंक बनता है SR। द मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, वुड रिड्यूस, कम करेगा, क्या कम करेगा आधुनिकीकरण? मैन्युअल लेबर, हाथों से होने वाला श्रम कम हो जाएगा, कंसिडरेबली काफी हद तक कम हो जाएगा। एंड वुड ऑल्सो, Q के बाद S के बाद R, वुड ऑल्सो प्रोवाइड, एक तो हाथों का श्रम कम होगा और क्या देगा? बेटर सैनिटरी फैसिलिटीज, सफाई की बेहतर सुविधाएं। फैसिलिटीज टू, फैसिलिटीज किस लिए? टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट मैटर, जिससे आप जो वेस्ट मैटर है, जो अपशिष्ट है, उसका अच्छे से निस्तारण कर सकें। तो R के बाद P, वो ऑप्शन ढूंढिए जिसमें Q के बाद S हो, R के बाद P हो और बीच में S खुद R से पहले हो। कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा? ऑप्शन होगा सिर्फ A। पढ़ के फिर से देख लीजिए। द मॉडर्नाइजेशन वुड रिड्यूस मैन्युअल लेबर कंसिडरेबली, काफ़ी हद तक हाथों से होने वाला श्रम कम हो जाएगा। वुड ऑल्सो प्रोवाइड बेटर सैनिटरी फैसिलिटीज़, और बेहतर साफ सफाई की सुविधाएं भी मिलेंगी। और टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट मैटर, जिससे अपशिष्ट का निस्तारण हो सकेगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 97, फिर से जम्बल्ड अप सेंटेंसेस हैं, सही क्रम में जमाना है। पढ़िए पहले। एक्सीडेंट्स आर स्टिल बाउंड टू हैपन, एक्सीडेंट तो अब भी होने हैं, होके रहेंगे। अकेशनली, कभी कभी, दो है हालांकि। डिस्पाइट एवरीवन्स बेस्ट एफर्ट्स, हर किसी की हर संभव कोशिश के बाद भी एक्सीडेंट्स होते रहेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें आसान से आसान लिंक है S और उसके बाद में P। डिस्पाइट एवरीवन्स बेस्ट एफर्ट्स, हर किसी के सर्वोत्तम प्रयासों के बाद भी एक्सीडेंट्स आर स्टिल बाउंड टू हैपन, एक्सीडेंट्स तो होने ही है। वो ऑप्शन ढूंढे जिसमें S P एक साथ हो, S के तुरंत बाद P हो, जहां से शुरुआत होती हो। ऐसा एक ही ऑप्शन है E। इसको पक्का करने के लिए और आगे पढ़ लें। अगला लिंक क्या हमारे पास RQ बन सकता है? डिस्पाइट एवरीवन्स बेस्ट एफर्ट्स, एक्सीडेंट्स आर स्टिल बाउंड टू हैपन, एक्सीडेंट्स तो फिर भी होंगे ही होंगे, बाउंड टू हैपन यानी होने ही है। दो हालांकि अकेशनली, अकेशनली है कभी कभार, आप सर्वोत्तम प्रयास करेंगे तो भी एक्सीडेंट होंगे, पर सर्वोत्तम प्रयासों के कारण वो कम होंगे, तो फिर भी होंगे हालांकि कभी कभी। तो ये स्पष्ट कर देता है कि पहला ऑप्शन ही सही है। SP लिंक था, RQ हमने आगे सिद्ध कर लिया। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? पहला SP RQ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 98 आपकी स्क्रीन पर। हमें वॉइस बदलना है प्रश्न शब्द का। यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ गांधी जी।
माइट हैव हर्ड एक्टिव वॉइस है, हमें इसे पैसिव में बदलना है। जैसे शुड हैव का पैसिव फॉर्म शुड हैव बीन है, वुड हैव का वुड हैव बीन है, माइट हैव का पैसिव फॉर्म होगा माइट हैव बीन। हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें माइट हैव बीन हो। कितने ऑप्शंस में माइट हैव बीन है? सिर्फ एक में, सी। पढ़कर सुनिश्चित कर लीजिए, नया सब्जेक्ट होगा द नेम ऑफ गांधी जी। द नेम ऑफ गांधी जी माइट हैव बीन हर्ड बाय यू। ऑप्शन सिर्फ सी होगा। ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा? माइट हैव के बाद बीन इसमें नहीं है, ये इसमें एरर है। अगला सवाल, सवाल 99। फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न एक बार फिर से। द सॉल्ट स्प्रे हैज ग्रेजुअली डैश द ब्रिज। सॉल्ट के स्प्रे ने धीरे धीरे ब्रिज को कर दिया है। शब्द होगा इरोडेड। इरोडेड का अर्थ है अपक्षरण करना, अपक्षरण का अर्थ है धीरे धीरे नुकसान पहुंचाना। तो सॉल्ट के स्प्रे ने, समुद्र का पानी जब किसी जहाज वगैरह पर लगता है तो उसे कहते हैं सॉल्ट स्प्रे। इसी तरह ब्रिज पर लगे तो भी सॉल्ट स्प्रे। सॉल्ट स्प्रे ने धीरे धीरे ब्रिज को इरोड कर दिया है, उसका क्षय हो गया है, अपक्षरण हो गया है। अन्य ऑप्शन देखें, स्पॉइल का अर्थ है बिगाड़ना, रेविज का अर्थ है पूरी तरह से नष्ट करना, और डिमोलिश का अर्थ है ध्वस्त करना। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न, हमारे इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न। हमें बदलना है यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में दिए गए वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में। कोट, आई डोंट नो द वे डू यू, ही सेड। मैं तो रास्ता नहीं जानता, क्या तुम जानते हो? अब हमें इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखिए, सेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसका अर्थ है इनडायरेक्ट स्पीच में हम डायरेक्ट स्पीच के टेंस को बदलेंगे। ही सेड दैट आई डोंट नो, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बदलेगा सिंपल पास्ट में। ही सेड दैट ही डिड नॉट नो द वे, उसने कहा कि उसे रास्ता पता नहीं था। ए अथवा सी। आगे बढ़े, डू यू और फिर मुझसे पूछा, एंड आस्क्ड इफ आई डिड, और मुझसे पूछा क्या मैं जानता था? आंसर होगा सी। ए क्यों नहीं होगा? ही सेड दैट ही डिड नॉट नो तक तो ठीक है, एंड आई डिड आई नो इट नहीं। डू यू प्रश्नवाचक है, इसलिए कंजंक्शन इफ या वेदर होगा। एंड आस्क्ड मी इफ और वेदर, डू यू सिंपल प्रेजेंट पास्ट में होगा, तो इफ आई न्यू अथवा इफ आई डिड। हमारा उत्तर होगा तीसरा, सी। सो ये था आपका विश्लेषण पेपर 52 का। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। रिवाइज इट, इसे फिर से देखें, इसमें आई हुई वोकैबुलरी को लिखें, याद करें, अपने वाक्यों में यूज़ करें। कीप वर्किंग, कीप ट्राइंग। थैंक यू एंड बाय बाय।